मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरी माँ तरही गांव से हैं और मेरे पापा पहाड़ी इलाके से। हमारे परिवार की बहुत सी कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेकिन जो किस्से मैं अब सुनाने जा रहा हूँ वो दो बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जो मेरे नाना जी और दादी के जीवन से जुड़ी हैं। मुझे ये दोनों कहानियाँ मेरी माँ की बड़ी बहन यानी मेरी मौसी ने बताई थीं। जब मैंने पहली बार ये सुना था तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया इन बातों की सच्चाई मेरे भीतर और गहराई से घर करने लगी। पहली घटना मेरे नाना जी के साथ हुई थी। मौसी बताती हैं कि एक बार नाना की बहन की सास का निधन हो गया था और परिवार में अंतिम संस्कार के लिए उन्हें जाना पड़ा। वो गांव नाना के गांव से करीब 8-9 घंटे की दूरी पर था। उन दिनों आज की तरह कोई मोबाइल फोन, घड़ी या ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी। समय का अंदाजा सूरज की दिशा और आसमान की रोशनी से ही लगाया जाता था। नाना जी ने सोच रखा था कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे तो दोपहर तक घर लौट आएंगे, इसलिए वो बहुत भोर में चल पड़े जब आसमान अभी भी पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और चिड़ियों की चहचहाहट तक शुरू नहीं हुई थी। रास्ता घना जंगल था जिसमें दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं सुनाई देती थी। पेड़ों की सायन सायन और सूखी पत्तियों की सरसराहट ही उनका साथी थी। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि दो बड़े पेड़ जिनके तनों में समय की परतें साफ दिखती थीं, आपस में बात कर रहे थे। हाँ, एकदम साफ आवाजों में। पेड़ हंस रहे थे, किसी मजाक पर जोर जोर से, और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हों। नाना जी ने पहले तो सोचा कि शायद ये उनका भ्रम हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन पेड़ों को गौर से देखा वो एक पल में और ऊंचे हो गए। जैसे जैसे वो देखते पेड़ की डालियां लंबी होती गईं, छायाएं गहरी होती गईं और उनका आकार इंसान के होश उड़ाने जितना विशाल हो गया। अचानक जैसे जमीन फट गई हो, वहाँ 5-6 अजनबी लोग प्रकट हो गए। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, चेहरों पर अजीब सी गंभीरता और आंखों में लालसी चमक। उन्होंने बिना कुछ कहे नाना जी को घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। नाना जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो बस चुपचाप सब सहते रहे। शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग चुप हो गए और बिल्कुल सामान्य आवाज में बातचीत करने लगे। उन्होंने बताया कि वे सब प्रेत हैं, आत्माएं, और ये जंगल उनका इलाका है। उन्होंने कहा कि इंसानों का रात के समय वहाँ आना वर्जित है। ये नियम है, जो न मानता है वो भुगतता है। नाना जी ने फोल्डेड हैंड्स से माफी मांगी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो अब कभी रात को वहां नहीं आएंगे। वो लोग धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन नाना की पीठ पर पड़े निशान और उनकी आंखों में बसी दहशत हमेशा के लिए रह गई। उस घटना के बाद से नाना जी को बार बार प्रेत दिखाई देने लगे। कभी कोई औरत झरने के किनारे बाल धोते दिखती, कभी किसी सूखे पेड़ की डाली पर कोई आदमी बैठा दिखता जो उन्हें लगातार घूर रहा होता। उनके सपने डरावने हो गए थे। मौसी बताती हैं कि उनकी मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने बताया था कि उन्हें सपने में एक आदमी मिला जो काली धोती पहने हुए था और 3 बार बोला, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। और ठीक 3 दिन बाद बिना किसी बीमारी के नाना जी की मृत्यु हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन शरीर पर वही पुराने घावों के निशान फिर से उभर आए थे। अब दूसरी कहानी मेरी दादी से जुड़ी है, जो गांव की मशहूर दाई थीं। उनके हाथों में कमाल की ताकत और समझदारी थी। कोई भी डिलीवरी हो, कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, दादी उसे संभाल लेती थीं। लोग उन्हें देवियों की कृपा वाला मानते थे। एक बार की बात है, लगभग 50 साल पहले की, गांव के एक परिवार में एक औरत की डिलीवरी में बहुत कठिनाई हो रही थी।
बच्चा गर्भ में मर चुका था और उसका शरीर अकड़ चुका था, जिससे माँ की जान खतरे में पड़ गई थी। कोई डॉक्टर पास में नहीं था। तब गांव वालों ने रात में ही दादी को बुलाया। दादी ने बिना कोई घबराहट के चाकू उठाया और मरे हुए बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर उसकी माँ के पेट से बाहर निकाला। वो नजारा जिसने देखा उसकी रूह कांप गई, लेकिन उस माँ की जान बच गई। अगले दिन सुबह जब गांव में ये बात फैली, लोग दादी को देवी मानने लगे। लेकिन उसी रात से दादी के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आधी रात को खिड़की के पास किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी छत से किसी के कूदने की। एक रात जब सब सो रहे थे, दादी ने देखा कि वही बच्चा जिसे उन्होंने काटकर बाहर निकाला था, वो उनके कमरे में खड़ा है, खून से लथपथ, और कह रहा है, माँ कहाँ है। दादी घबरा गईं, पर उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने पूजा की, गांव के पुजारी को बुलाया और बच्चे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया। कुछ समय बाद वो घटनाएं रुक गईं, लेकिन दादी कहती थी कि जब भी वो चुपचाप बैठती, उस बच्चे की निगाहें उन्हें महसूस होती थीं, एक अधूरी आत्मा जो माँ के प्यार के बिना दुनिया से चली गई थी। ये दोनों घटनाएं हमारे परिवार में आज भी फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं। हम उन्हें पूरी श्रद्धा और डर के साथ सुनते हैं, क्योंकि ये केवल किस्से नहीं हैं, ये हमारी विरासत हैं, जिनमें डर भी है, दर्द भी है, और कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं सका। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अंधेरा, जंगल और आत्माएं, इन्हें कभी हल्के में मत लेना। बारिश का मौसम था। बाहर आसमान फट पड़ा था। बिजली की कड़क और बादलों की गूंज इतनी भयानक थी कि जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। ऐसे ही एक रात जब सब लोग अपने अपने घरों में सिकुड़कर बैठे थे, तभी एक औरत हमारे घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया और मेरी दादी से कहा कि पास के ही एक गांव में उसकी भाभी को प्रसव पीड़ा हो रही है। और वो बहुत परेशान है। उस औरत की आवाज में इतना दर्द और घबराहट थी कि दादी को उस पर तरस आ गया। मेरी दादी वैसे भी बहुत दयालु औरत थीं। गांव भर में उनकी पहचान थी कि वो चाहे जितनी रात हो, किसी की डिलीवरी में मदद करने से पीछे नहीं हटती थीं, और हमेशा अपने साथ 1 किलो चावल लेकर जाती थीं ताकि उस औरत को जन्म के बाद खाना मिल सके, क्योंकि उन दिनों चावल हर किसी के घर में नहीं होता था। ये दादी की एक आदत थी, सेवा भाव के साथ दान भी। बिना ज्यादा सोचे दादी ने अपनी पोटली बांधी और उस औरत के साथ चल पड़ी। लेकिन दादाजी को कुछ अजीब सा लगा। न जाने क्यों उनका मन बहुत बेचैन होने लगा था। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप दादी के पीछे चलना शुरू कर दिया। बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं, जैसे दिल पर गिर रही थीं। रास्ता कीचड़ से भर चुका था, लेकिन उस औरत के कदम बिल्कुल भी नहीं फिसल रहे थे। दादी के साथ वो बिल्कुल शांत भाव से आगे बढ़ती जा रही थी। चलते चलते दादी की नजर अचानक उस औरत के पैरों पर पड़ी और वो सिहर गईं। उस औरत के पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की ओर। दादी का दिल कांप गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बस सिर झुकाकर उसके पीछे चलती रहीं। औरत ने उन्हें जंगल की तरफ मोड़ दिया। अब रास्ता घना और डरावना हो चुका था। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ बिजली की चमक से पेड़ पौधों की परछाइयां नाचती सी दिखती थीं। फिर वो औरत दादी को लेकर 2 विशाल पत्थरों के बीच से होते हुए एक संकरी सी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर एक हवन कुंड जल रहा था। उसकी लौ नीली थी, कोई आम आग नहीं थी। वो उसके आसपास कई असमान आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे तांत्रिक चिन्ह। दादी एकदम चुपचाप उस हवन कुंड के सामने बैठ गईं। वो किसी सम्मोहन में थीं। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें तक नहीं झपक रही थीं। बस उस आग को घूरती जा रही थीं। दादाजी ने दूर से ये सब देखा और बिना वक्त गवाए गुफा में घुस गए। जैसे ही वो अंदर पहुँचे, वो औरत, जो अब एक खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल की तरह दिख रही थी, दांत निकालकर चीखी और एक छलांग में दादाजी के ऊपर कूद पड़ी। लेकिन दादाजी तैयार थे। उन्होंने पूरी ताकत से उसे दूर झटका। वो चुड़ैल दीवार से टकराई, एक गूंजदार चीख निकली और वो गुफा की दीवारों में समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। फिर दादाजी दौड़कर दादी के पास पहुँचे, उन्हें झिंझोड़ा, पुकारा, लेकिन दादी की आंखें बस हवन की लौ में जमी रहीं। किसी तरह दादाजी उन्हें कंधे पर उठाकर घर लाए। दादी 2 दिन तक वैसे ही बेहोश रहीं, न कुछ बोला, न कोई हरकत। तीसरे दिन दादी को होश आया और उन्होंने जो बताया, उसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा वो औरत चुड़ैल थी। उसका नाम शीतला था। वो साधना कर रही थी, ऐसी साधना जिसमें उसे एक पवित्र आत्मा की बलि देनी थी। पूरे गांव में शायद सबसे पवित्र आत्मा मेरी ही थी, इसलिए उसने मुझे चुना। मैंने उसे मना नहीं किया, न कहा। बस उसकी आंखों में देखते ही मैं जैसे उसकी पकड़ में आ गई थी। अगर तुम्हारे दादा समय पर नहीं आते, तो आज मैं जिंदा न होती। इसके बाद कुछ दिनों तक दादी अजीब सी बातें करने लगी। कभी कहती आज वो फिर आई थी, खिड़की पर खड़ी थी, बोली अगली बार तुम नहीं बचोगी। कभी दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता और घर में धूप जलाने पर भी बदबू आती। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया। दादी ने एक तांत्रिक को बुलवाया, घर की शुद्धि करवाई। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, जो एक बार उसकी नजर में आ गया, वो पूरी उम्र उसकी दुआओं और बद्दुआओं के बीच जीता है। और अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ, वो मेरी खुद की जिंदगी से जुड़ी है। मेरा नाम सना खान है। ये तब की बात है जब हम हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास डीडी कॉलोनी में रहते थे। हमारे घर में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और छोटी बहन रहते थे। मेरे पापा हमारे बचपन में ही गुजर गए थे। हम लोग उस घर में नए नए किराए पर आए थे और वही पहली रात थी। पूरा दिन शिफ्टिंग और सामान जमाने में निकल गया था। मम्मी और बहन दोनों थककर जल्दी सो गईं। मैं भी लेट गई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे हॉल से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। फिर एक परछाई दिखी और वहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। वो रात जैसे कोई साया मेरे ऊपर मंडरा रहा था। पहले दिन की परछाई और फिर वो औरत जो दीवार में समा गई थी, उसका ख्याल मेरे ज़हन से निकल ही नहीं रहा था। मैंने अपनी अम्मी को बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार दिल में डर समा जाता कि कहीं वो मुझे पागल न समझ लें। मैं रात भर बस आंखें बंद करके लेटी रही, लेकिन हर आहट पर चौंक जाती, जैसे कोई मेरे पास से गुजर रहा हो या कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो और मुझे घूर रहा हो। सुबह की हल्की रोशनी जैसे एक रहत बनकर आई थी। मेरी आंखें बस उस उजाले का इंतजार कर रही थीं। लेकिन मेरी अम्मी को क्या मालूम कि मैं पूरी रात जगी रही हूँ।
उन्होंने ठीक 7 बजे मुझे जगा दिया और बोली, उठ जा बेटा, बहुत काम करना है आज। मेरी छोटी बहन ऑफिस निकल गई और फिर पूरा घर बस मेरा और अम्मी का रह गया। हम दोनों मिलकर सारा दिन सामान सेट करने में लगे रहे। बक्से खोलना, पर्दे लगाना, बर्तन धोना, हर चीज में जैसे खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी ताकि उस रात की बातें दिमाग से निकल जाएं। लेकिन सच तो ये था कि जितनी कोशिश करती उतनी ही ज्यादा वो परछाई मेरे अंदर बैठती जा रही थी। घर के आंगन में 3 पेड़ लगे थे, एक आम का, एक पीपल का और एक जामुन का। अम्मी ने कहा था कि जामुन पक रहे हैं, कल तोड़ेंगे। लेकिन शाम होते होते जब सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे आंगन में उतरने लगा, मैंने कुछ अजीब देखा। जामुन के पेड़ पर कोई बैठा था। मैं स्तब्ध रह गई। उसने सफेद कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, धुंधला, जैसे कोई पुरानी तस्वीर हो। है जामुन तोड़ने आया है क्या? अम्मी चौंक गई। खिड़की से बाहर देखा, फिर बोली, कोई नहीं है बेटा, तू बहाना बना रही है जामुन खाने का। अभी नमाज का वक्त है, जामुन कल तोड़ लेना। और इतना कहकर वो अंदर चली गईं। मैंने फिर बाहर देखा, लेकिन अब पेड़ खाली था। या शायद मैं खुद से झूठ बोल रही थी कि वो खाली था। मैं भी अम्मी के पीछे पीछे अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद बहन भी ऑफिस से लौटी। हमने साथ बैठकर खाना खाया। बातों बातों में बहन ने कहा, अम्मी ये घर बहुत बड़ा है, डर नहीं लगता? अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम अकेले कहाँ हैं? अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, ऐसा डर जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रात को हम सब सोने चले गए। ये हमारे उस घर की दूसरी रात थी। मैंने कोशिश की कि आंखें बंद कर लूं, लेकिन जैसे ही पलकें झपकाई, बाहर आंगन से तेज आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। खिड़की से आंगन साफ दिखता था। मैंने उठकर देखा, कोई हमारी बाल्टियों को उठा उठाकर पटक रहा था। जोर जोर से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई गुस्से में हो। मैंने डर के मारे अम्मी को जगाया। उन्होंने आंखें मिचमिचाकर कहा, कोई आवाज नहीं है बेटा, ख्वाब देख रही होगी, चुपचाप सो जा। लेकिन मैं जानती थी कि वो सपना नहीं था। मैंने फिर से बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन अब दिल की धड़कन जैसे आग में बज रही थी। कभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पैर बिस्तर का वो हिस्सा हल्का सा थक गया था, जैसे कोई भारी चीज उस पर आकर बैठी थी। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने डर के मारे मेरी चादर हटाई। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके धीरे से चादर हटाई, और तब जो देखा उसने मेरी आत्मा को हिला दिया। वहां सच में कोई बैठा था। वो कोई आदमी नहीं था, लेकिन उसका आकार इंसान जैसा ही था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुआं हो या धुंध। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुसी जा रही थीं, बिल्कुल स्थिर, बिना पलकें झपकाए, जैसे उसे बस मुझे देखना हो और कुछ नहीं। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अम्मी को फिर से जगाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ जैसे जम गए थे। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पैरों से मेरी तरफ सरकने लगी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी एक सर्द हवा अंदर आने लगी थी। वो साया अब इतना पास आ गया था कि मुझे उसका सांस लेना भी महसूस हो रहा था, लेकिन वो सांस गर्म नहीं, बर्फ सी ठंडी थी। मैं कांप रही थी, लेकिन कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक जैसे किसी ने मेरा कंधा पकड़कर झिंझोर दिया हो, मेरी अम्मी की आवाज आई, बेटा क्या हुआ? पसीने पसीने क्यों हो रही है? मैंने कांपते हुए बताया, अम्मी
कोई था यहाँ मेरे पास। अम्मी ने फौरन बत्ती जलाई, पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मेरी चादर हटाई तो उसमें राख की हल्की सी गंध थी और उस जगह जहाँ मैंने उस साये को देखा था चादर जली हुई थी, हल्की सी राख बनकर उड़ी थी। उस रात की बात मैं कभी नहीं भूल सकती। लाइट गई हुई थी और पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसी किसी तूफान के पहले होती है। मेरी छोटी बहन उस वक्त दूसरे कमरे में बैठी थी और मैं हॉल के कोने में अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। अचानक मेरी निगाह उस कमरे की तरफ गई जिसमें बहन थी और मेरी सांसें वहीं थम गईं। दरवाजे के पास एक काला साया धीरे धीरे अंदर जा रहा था। उसका आकार इंसानी था, लेकिन वो चलने की बजाय जैसे फिसल रहा था, जमीन से कुछ इंच ऊपर। उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरी बहन चीखती हुई उस कमरे से बाहर निकली और मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले गई। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे किसी डरावने जानवर को सामने से देख आई हो। हम दोनों कांपते हुए अम्मी के कमरे की तरफ भागे। अम्मी सो रही थीं। हमने झकझोरकर उन्हें जगाया, लेकिन उनके जागते ही कुछ और भयावह घटा। बाहर की खिड़की से हमें एक लंबा चौड़ा कद वाला आदमी हमारे कमरे की तरफ आता दिखाई दिया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थीं, जो खून की तरह लाल चमक रही थीं। हमने दरवाजा बंद कर लिया और उस रात का वो क्षण, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। अम्मी ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मैं कांपती हुई बोली, अम्मी, हम यहाँ और नहीं रह सकते। मामा को बुला लीजिए ना, कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए। अम्मी ने भी मेरी बात मान ली। अगली सुबह ही हमने मामा को बुला लिया। वो अकेले किराए के मकान में रहते थे और हमारी बात सुनते ही खुशी खुशी आ गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। मामा हमारे लिए जैसे सुरक्षा की ढाल बनकर आ गए थे। 4-5 दिन बीते और हमें लगा शायद अब चीजें सामान्य हो गई हैं। लेकिन वो शांति सिर्फ एक छलावा थी। मामा को शराब पीने की आदत थी। वो रोज शाम को शराब पीकर आते और देर तक हंसी मजाक करते। एक रात जब वो नशे में चूर होकर आंगन में बैठे थे, अचानक उनकी आंखें ऊपर एक कोने की तरफ टिक गईं। उन्होंने बोतल गिरा दी और कांपते हुए बोले, यहाँ कोई है, कोई है जो मुझे घूर रहा है। उस वक्त हम समझ नहीं पाए कि वो नशे में हैं या सच बोल रहे हैं। लेकिन उसी रात घर के अंदर अजीब चीजें होने लगी। छत से आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। बर्तन बिना किसी वजह के गिरने लगे। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। एक रात मामा सोते हुए अचानक चिल्ला उठे, जाओ यहाँ से, ये घर तुम्हारा है, मैं चला जाऊंगा। हम सब भागकर उनके कमरे में पहुँचे तो देखा कि उनका पूरा शरीर पसीने से तर है और आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे थे, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। अगली सुबह जब अम्मी ने कुरान की तिलावत की तो घर में जैसे कुछ हलचल सी हुई। और फिर अम्मी को सपने में वो जिन आए। उन्होंने कहा, ये घर हमारी जगह है, तुम जितनी जगह में रह रही हो वो हमारी हद में आती है। ये शराबी मर्द यहाँ नहीं रह सकता, उसकी मौजूदगी हमें गवारा नहीं। अम्मी सुबह उठकर सबको बताई और फैसला कर लिया, मामा को यहाँ से जाना होगा। मामा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर झुकाया और उसी दिन वापस चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद घर और भी डरावना हो गया। अब वो जिन ही नहीं, कुछ और भी था, कोई और ताकत जो हमें हर पल महसूस होती थी लेकिन दिखाई नहीं देती थी। बिजली के बल्ब बार बार फ्यूज होते, दीवारों से खरोंचने की आवाजें आती
और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई सीढ़ियों पर दौड़ रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर हमने फैसला लिया कि अब और नहीं, हमें इस घर से जाना होगा। कई दिन की तलाश के बाद हमें एक और मकान मिल गया और हम जल्दी जल्दी सामान समेटकर वहां से निकल गए। जाते वक्त मैंने उस घर को आखिरी बार देखा। उसकी खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा भी बंद था, लेकिन ऐसा लगा जैसे ऊपर की खिड़की से कोई हमें देख रहा है। वही लाल आंखें, वही ठंडी नजरें। हम वहां जितने दिन रहे, वो वक्त कैसा था, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ऐसी चीजें खुद झेली हों। आज भी अगर रात को आंख बंद करूं तो वो खटखटाहट, वो परछाइयां, वो डर, सब वापस लौट आते हैं। वो घर आज भी खाली पड़ा है, कोई वहां रहने नहीं जाता, और जो गया भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। मैं और मेरा दोस्त रोहित उस दिन गर्मियों की दोपहरी में जैसे रोज की तरह क्रिकेट खेल रहे थे। सूरज सिर के ऊपर था और मैदान में कोई और नहीं था। तभी एक तेज शॉट पर हमारी बॉल पास वाले खाली पड़े प्लॉट में जा गिरी। वो प्लॉट जो पिछले 5 सालों से वीरान पड़ा था। वहां न कोई रहता था, न कोई जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस जगह को खाली क्यों छोड़ रखा गया है। इसका कारण सब जानते हैं, लेकिन कोई जोर से नहीं कहता। हम दोनों बिना ज्यादा सोचे प्लॉट की तरफ बढ़े। घास बड़ी हो गई थी, चारों तरफ सूखे झाड़ और टेढ़े-मेढ़े पेड़ थे। हम जैसे ही अंदर घुसे, वहां एक कोने में बॉल तो दिखी, लेकिन साथ ही कुछ और भी दिखा, कुछ जो जैसे वक्त थमा दे। वहां जमीन पर एक साफ तह किया हुआ लाल कपड़ा था, जिस पर 100 रुपए का एक नोट रखा था। उसके ठीक ऊपर 1 रुपए का सिक्का, और उसके पास एक नींबू जिसके अंदर से गाढ़ा लाल रंग जैसा कुछ टपक रहा था। वो खून जैसा लग रहा था, और उसकी बू ऐसी जैसे सड़ी हुई चीज से आती है। मैं तो वहीं सन्न खड़ा रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन रोहित, उसे तो जैसे मजाक सूझ रहा था। वो हंसने लगा और बोला, कितना डरपोक है तू, ये सब किसी टोने टोटके का नाटक है। देख, और उसने वो नींबू उठाकर मेरी तरफ फेंका, जो सीधे मेरी टांग पर लगा। तभी पास के एक पुराने मकान की ओट से एक बूढ़े अंकल तेजी से हमारी तरफ लपके। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। भागो यहाँ से, ये जगह खेल के लिए नहीं है, उन्होंने चिल्ला के कहा। हम दोनों बगैर कुछ बोले वहां से भाग निकले। उस वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारी हरकत को देख लिया है। कोई जो वहां नहीं था, लेकिन था। घर पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ही देर में रोहित की मां का फोन आया। वो अचानक से बेहोश हो गया था और उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैं डरते डरते उसके घर पहुंचा। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। रोशनी मंद थी, खिड़कियां बंद, और घर में एक अजीब सी घुटन। जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंचा, वो मेरी तरफ देखकर हंसा, लेकिन वो हंसी किसी लड़की की थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, और फिर वो बोला, आ गया तू, अब बारी तेरी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तो वहीं जम गया। उसकी आवाज एकदम बदल चुकी थी, जैसे उसके अंदर कोई और था। मैंने रोहित के माँ पापा को सब बताया, नींबू वाली घटना से लेकर प्लॉट की हर बात। वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अगली सुबह रोहित को एक पंडित जी के पास ले जाएंगे। मैं घर तो आ गया, लेकिन उस रात, वो सबसे डरावनी रात थी मेरी जिंदगी की। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में है, मेरी सांसों को गिन रहा हो। आंख बंद करते ही सपना आया, मैं अपने कमरे में अकेला हूँ और मेरे सामने वही काला साया है।
वो हाथ में वही नींबू लिए मुझे मार रहा है, हंस रहा है, चीख रहा है, अब तू बचेगा नहीं। मैं पसीने में डूबा उठ बैठा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। मैंने घड़ी देखी और तुरंत कमरे की लाइट जलाई। पर उस पल एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया, जबकि दरवाजे खिड़कियां सब बंद थीं। मेरी हालत खराब हो गई और मैं उस रात दोबारा नहीं सो पाया। अगली सुबह रोहित को पंडित जी के पास ले जाया गया। पंडित जी ने उसकी आंखें देखी, उसकी नाड़ी टटोली और एक पल में बोल पड़े, इसके ऊपर एक लड़की का साया है जिसने आत्महत्या की थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी और वो आत्मा अब रोहित को नहीं छोड़ रही। उसने इन दोनों लड़कों को चुना है और ये उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। सुनकर मेरी रूह कांप गई। पंडित जी ने तुरंत हवन करवाया, कुछ मंत्र पढ़े और दोनों को एक ताबीज दिया। उन्होंने हिदायत दी कि इस ताबीज को कभी भी उतारना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन के बाद से चीजें थोड़ी बेहतर हो गईं। रोहित भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा और मैंने भी उस घटना को भूलने की कोशिश की। लेकिन एक बात मैं आज भी नहीं भूला, उस नींबू की गंध, वो हंसी और वो सपना। ये सब कुछ पिछले साल 2018 में शुरू हुआ था। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम विशाल है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त के घर गया था। उसका घर गांव के एक ऐसे कोने में था जहां चारों तरफ जंगल और खेत ही थे और हर घर एक दूसरे से काफी दूर। पहले दिन कर रहा था तो मैंने और मेरे दोस्त साहिल ने सोचा कि क्यों न उसके घर के पीछे वाले जंगल में घूमने जाया जाए। वो जंगल बचपन से उसके लिए भी एक रहस्य रहा था, क्योंकि उसके माता पिता ने हमेशा उस ओर जाने से मना किया था। लेकिन अब हम बड़े हो चुके थे और हमें लगा कि डरने की कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा जंगल ही तो है। शाम के लगभग 4 बजे हम घर से निकल पड़े। सूरज ढलने को था, लेकिन अभी कुछ उजाला बाकी था। जंगल तक पहुंचने के रास्ते में दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, ऊंची ऊंची फसलें, कहीं कहीं सूखे पेड़ और दूर तक फैली खामोशी। जिस तरफ साहिल का घर था उस ओर कुछ घर और लोग दिखाई दे जाते थे, लेकिन जिस ओर हम बढ़ रहे थे वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं था, जैसे उस ओर जाना ही मना हो। करीब 40 मिनट तक हम पैदल चलते रहे। थकावट तो महसूस हो रही थी, लेकिन उत्सुकता और रोमांच उससे कहीं ज्यादा था। तभी हमें जंगल में प्रवेश करने से ठीक पहले एक बड़ी सी गड्ढी दिखाई दी, इतनी बड़ी कि जैसे किसी ने जानबूझकर जमीन खोदकर वहां कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया हो। उसमें पुराने कपड़े, जूते, फटे बिस्तर, टूटी हुई टेबलें और यहाँ तक कि एक पुराना टीवी भी पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शहर का कूड़ा उठाकर वहां फेंक दिया गया है। पर सबसे अजीब बात ये थी, साहिल ने कभी उस जगह के बारे में सुना तक नहीं था, जबकि वो बचपन से वहीं रहता आया है। उसने तो यहाँ तक कहा कि उसने कभी उस ओर आते हुए उस गड्ढे की झलक तक नहीं देखी थी। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे की हैरानी सच्ची लग रही थी। थोड़ा मस्ती के मूड में मैं उस गड्ढे में पड़ी चीजें देखने लगा। सोच रहा था शायद कोई काम की चीज, कोई पुराना खिलौना या कुछ और मिल जाए। लेकिन 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि मेरी निगाह कुछ अजीब पर पड़ी। वहां जमीन पर कुछ पैर पड़े थे। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, पैर। देखने में वो किसी बकरे के थे, लेकिन पूरी बॉडी नहीं थी, सिर्फ घुटनों के नीचे वाला हिस्सा। कम से कम 8 या 9 ऐसे पैर वहां पड़े थे, एक के ऊपर एक। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन पैरों से खून की बू आ रही थी, जैसे वो ताजा कटे हों, जबकि वहां कोई खून नहीं दिख रहा था। मेरा गला सूख गया और मैं
तुरंत पीछे हट गया। मैंने साहिल से कहा, चल यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। उसने भी सिर हिलाया और हम दोनों जंगल की ओर चल दिए। सोचा कि लौटते वक्त एक बार फिर देखेंगे इस जगह को। जंगल में पहुंचकर माहौल थोड़ा हल्का हुआ। वहाँ की हवा ताजा थी और पेड़ों की ठंडक हमें अच्छी लग रही थी। हमने थोड़ी देर बैठकर बात की, बचपन की बातें, डरावनी कहानियां और वो सब जो दोस्ती में चलती रहती हैं। लेकिन तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, एक छोटी बच्ची की हंसी। वो आवाज इतनी साफ थी कि जैसे वो हमारे ठीक पास थी और आई थी एक पुराने पेड़ के पीछे से। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद कोई बच्ची जंगल में खेलने आई होगी, लेकिन तभी साहिल ने कहा, यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई घर नहीं है और इस जंगल में कोई बच्चा खेलने नहीं आता, कभी भी नहीं। वो सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों चुप हो गए। जैसे ही हम खड़े होकर वापस जाने लगे, हमें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। हर शाख की सरसराहट, हर पत्ते की आवाज अब डराने लगी थी। हमने तेजी से कदम बढ़ाए और वापसी के रास्ते पर चल दिए। जैसे ही हम वापस उसी गड्ढे के पास पहुंचे, इस बार सब कुछ बदल चुका था। आसमान का रंग सांझी में नीला नहीं रहा था, अब वो बैंगनी और स्याह रंग में डूबा था। उस गड्ढे के पास आते ही मुझे बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई वहां पहले से हमारी राह देख रहा हो। मेरा दम घुटने लगा। अचानक पीछे से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आई, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हम रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, या शायद कोई था, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था। मैंने साहिल का हाथ पकड़ा और कहा, अब एक पल भी नहीं रुक सकते, भाग। हम दोनों दौड़ने लगे, उस गड्ढे को पार करके खेतों के रास्ते से वापस गांव की तरफ। मेरे पीछे अब भी किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब भी मैं मुड़कर देखता, कुछ नहीं दिखता। हम भागते भागते जैसे तैसे उसके घर पहुंचे। सांसें फूली हुई थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी मम्मी हमें देखकर घबरा गई, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखते रहे और समझ गए जो हमने देखा वो सिर्फ डरावना नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो उस गड्ढे में पड़ा था, कुछ ऐसा जो अब हमारे पीछे आ चुका था। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाग यहाँ से, लेकिन वो तो जैसे डर के मारे जमीन में गड़ गया था। उसकी आंखें फैल गई थीं, होंठ कांप रहे थे और शरीर एकदम अकड़ सा गया था, जैसे उसकी आत्मा वहीं कहीं उस आवाज में अटक गई हो। मैं उसे खींच रहा था, हिला रहा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। तभी वो आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने एक साथ कई मोटी टहनियों को तोड़ दिया हो। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी और ना ही किसी इंसान की। वो कुछ ऐसा था जो इन दोनों के बीच कहीं आता था, बड़ा, भारी और बेहद खतरनाक। टहनियों के चटकने की वो आवाज एक बार नहीं, बार बार आ रही थी और हर बार पहले से ज्यादा करीब। मैं समझ गया था कि अब अगर हमने भागने में देर की तो शायद वापस जिंदा न लौट सकें। मैंने फिर से साहिल का कंधा पकड़कर पूरी ताकत से झिंझोड़ा, चल भाग यार, वरना ये आखिरी बार है जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं। शायद मेरे चिल्लाने या फिर उस डरावनी घड़ी के प्रभाव से वो किसी तरह हरकत में आया और दोनों पैर खींचते हुए मेरे साथ दौड़ने लगा। हम अंधाधुंध भागने लगे, उस घने जंगल की पगडंडी से बाहर, उन सूखे खेतों को पार करते हुए जहां पहले हमारे पैर इत्मीनान से चल रहे थे, अब हवा से भी तेज उड़ रहे थे।
पीछे से किसी के तेज तेज कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। वो गुर्राहट के साथ आती थी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार के पीछे हो। कभी कभी लग रहा था कि वो हमारे ठीक पीछे है, बस एक छलांग की दूरी पर। लेकिन जब भी मैं पलटकर देखने की कोशिश करता, अंधेरा कुछ भी साफ नहीं होने देता, बस उन भयानक आवाजों को और डरावना बना देता। हम उस छोटे से गांव की पहली पगडंडी तक पहुंचे, जहां बिजली के खंभों की मध्यम रोशनी कुछ राहत देती थी। वहीं पहुंचते ही वो आवाजें रुक गईं, जैसे वो जो कुछ भी था वो उस गांव की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता था, या फिर नहीं चाहता था। हांफते हुए हम साहिल के घर पहुंचे। बिना किसी से कुछ कहे सीधे उसके कमरे में गए और वहीं बिस्तर पर गिर गए। हमारे सीने ऐसे उठ गिर रहे थे जैसे फेफड़े अभी जवाब दे देंगे। मेरे पूरे शरीर में पसीना बह रहा था, लेकिन कमरे के अंदर की हवा ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। कुछ देर बाद जब सांसें थोड़ी सामान्य हुई, मैंने कहा, मुझे अब अपने घर जाना है। अभी साहिल ने कुछ नहीं कहा। शायद वो भी यही चाहता था कि मैं चला जाऊं। उस रात हमने उस बारे में कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं, कोई सवाल नहीं, बस चुप्पी। मुझे लगा था शायद जो कुछ भी था वो बस उस जंगल तक सीमित था, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। जब मैं अपने घर पहुंचा, रात के करीब 11 बजे होंगे। घर में सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। थकावट की वजह से नींद जल्दी आ गई, लेकिन शायद मेरी नींद गहरी नहीं थी, या शायद कोई मुझे जगाने आया था। करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई, एक अजीब सी आवाज से। खिड़की के शीशे पर जैसे कोई पंजे रगड़ रहा हो, हल्के से लेकिन बार बार, जैसे कोई जानबूझकर मुझे जगा रहा हो, पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा। मैं उठकर सीधा खिड़की की ओर गया, पर्दा हटाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस बाहर की काली रात और चांदनी की हल्की परछाई। लेकिन खिड़की का कांच गर्मी की उस रात में ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, बिल्कुल वैसा जैसा उस दिन जंगल में उस बच्चे के हाथ से महसूस हुआ था। मैंने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर लौट आया, लेकिन उस रात फिर नींद नहीं आई और यही सिलसिला शुरू हुआ। अब मुझे हफ्ते में कम से कम एक बार, हर बुधवार या शनिवार की रात, फिर वही आवाज सुनाई देती है। कभी रगड़ने की, कभी खरोंचने की, कभी किसी के खिड़की पर सिर टकराने की। और सबसे डरावनी बात, घर में बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे डर है, क्या होगा अगर मैं ये बात कहूँ और वो चीज उन्हें भी दिखने लगे। अब मैं इस घर को छोड़ने वाला हूँ। मैंने नया मकान ढूंढ लिया है, शहर से दूर, ऊंची इमारत में, जहाँ कोई खिड़की जमीन से जुड़ी न हो। लेकिन मन में एक डर है, क्या वो चीज मेरे साथ नहीं आएगी? क्योंकि ये सब अब की बात नहीं, 10 साल पहले की बात है। लेकिन आज भी हर बार जब कोई खिड़की से कुछ टकराता है, मेरी रूह कांप जाती है, जैसे वो आज भी मेरे पास है और शायद कभी गया ही नहीं। मैंने घर पर फोन करके पापा को बता दिया था कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ, ताकि वो चिंतित न हो। फिर हम सीधा अपने एक और दोस्त के घर चले गए, जहाँ पहले से कुछ दोस्त जमा थे। वहाँ माहौल बहुत हल्का फुल्का था, म्यूजिक चल रहा था, सब मजाक कर रहे थे, और मैं भी थोड़ी देर के लिए उस अजीब से डरावने एहसास को भूल गया जो पिछले कुछ हफ्तों से मेरे साथ बना हुआ था। करीब 11:30 बजे हमने खाना खाया और मैं उठकर जाने लगा। मैंने कहा, अब मुझे निकलना होगा।
कल सुबह कुछ जरूरी काम है, लेकिन दोस्तों ने मुझे रोकने की कोशिश की। बोले, अब इतनी रात गए कहाँ जाएगा, रुक जा, सुबह आराम से चले जाना। वैसे भी रास्ते में जंगल पड़ता है, लेकिन मैं अड़ा रहा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त दिल में एक बेचैनी सी थी, जैसे कुछ खींच रहा हो, कुछ ऐसा जो चाहता हो कि मैं वहां से निकल जाऊं। मैंने दोस्तों की बात नहीं मानी और बाइक उठाकर निकल पड़ा। सर्दियों की रात थी, हवा में हल्की ठंडक, सड़कों पर सन्नाटा और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। जैसे ही मैं करीब 2 किलोमीटर दूर पहुंचा, जंगल शुरू हो गया। वो रास्ता मैं पहले भी कई बार पार कर चुका था, तो कोई खास डर नहीं था, लेकिन आज कुछ अजीब था। जंगल में घुसते ही मैंने महसूस किया कि मेरी बाइक की हेडलाइट के आगे कुछ कुछ धुंधलाया सा है, जैसे हवा में नमी से कुछ जमने लगा हो। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक चलाता रहा। करीब 10 मिनट बाद जब मैं जंगल पार करके हाईवे के पास पहुंचा, तो मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो सड़क के किनारे बैठी थी, एक बूढ़ी औरत। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े मैले और चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो औरत अपनी छाती को दोनों हाथों से पीट पीट कर रो रही थी। उसकी चीखें किसी आम रोने की नहीं थी, उनमें एक अजीब सी तड़प, दर्द और नफरत की मिलावट थी। मैंने बाइक धीरे की और एक दूरी पर रुक गया। इंसानियत के नाते मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों रो रही हो? वो औरत एकदम से चुप हो गई। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोई न हो। फिर उसने कहा, मेरा बेटा सो रहा है, ये उठता ही नहीं। मैं थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर भी पूछा, कहाँ है आपका बेटा? उसने अपनी गोद की ओर इशारा किया और बोली, यहीं है, मेरी गोद में। उसके गोद में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली थी, कोई बच्चा नहीं, कोई चीज नहीं। मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया, यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। मैंने धीरे धीरे बाइक मोड़ी और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी आवाज और बदल गई। वो एक अजीब, बर्फ जैसी ठंडी और बहुत भारी हो गई। कहाँ जा रहा है? आज तेरा खून मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगी, उसे जिंदा करूंगी। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं और उसके चेहरे पर एक वहशीपन आ गया था। मैं डर के मारे कांप गया, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाई, मुझे लगा कि वो औरत उठ खड़ी हुई है और पीछे से कुछ बड़बड़ाते हुए गालियां दे रही है। उसकी आवाजें अब एक इंसानी आवाज नहीं रह गई थीं, वो किसी जानवर, किसी दूसरे लोग की चीज जैसी लग रही थीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरा खून लेके भागा है। मैं डर के मारे कांपता हुआ अपने घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठी और फिर मुझे जोर की उल्टी आई, खून की उल्टी। दरवाजा खटखटाया तो माँ ने दरवाजा खोला और मुझे जमीन पर गिरा देखा। वो चिल्लाई, क्या हुआ? ये क्या हाल है तेरा? पापा भाग कर आए, उन्होंने मुझे उठाया और पानी पिलाया। जब थोड़ी देर में मैं कुछ बोलने लायक हुआ तो सारी बात बता दी। पापा उसी वक्त मुझे पास के एक बाबा के पास ले गए, पठान बाबा। जैसे ही बाबा ने मुझे देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, तू एक दायन के संपर्क में आ गया है। वो तुझे मारकर अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करना चाहती है।
फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, मेरे ऊपर झाड़ फूंक की और एक ताबीज दिया। उन्होंने चेतावनी दी, ये ताबीज हर वक्त अपने पास रखना और जब भी उस रास्ते से जाना पड़े सूरज डूबने से पहले घर लौट आना। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते से रात में सफर नहीं किया और न ही वैसी कोई घटना दोबारा हुई। लेकिन जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम आरू है, मैं झारखंड के धनबाद की रहने वाली हूँ। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ पहली है। उनके घर के ठीक बगल में एक पुराना गहरा तालाब था। वो तालाब बहुत ही शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके चारों ओर घने पेड़ पौधों ने एक अलग ही रहस्यपूर्ण माहौल बना रखा था। खासकर बांस के पेड़ जो कि उस तालाब के एक कोने में बहुतायत से उगे हुए थे। उनकी शाखाएं तालाब की सतह को छूती हुई लहरों में झूलती रहती थीं। इसके अलावा पाम और सुपारी के भी कई पुराने पेड़ थे, जिनके नीचे की जमीन हमेशा गीली और काईदार रहती थी। मेरी मौसी की बेटी, जो उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, उस तालाब के पास अकेले बैठना बहुत पसंद करती थी। एक दोपहर का वक्त था। घर के सब लोग खेतों में काम करने गए हुए थे। गर्मी का मौसम था और फसल की देखरेख जरूरी थी। मेरी मौसी उस दिन रसोई में मछली बना रही थीं और उन्होंने मछलियों को अच्छी तरह धोकर एक थाली में रख दिया था ताकि मसाले तैयार करके उन्हें पकाया जा सके। उनके पति यानी मेरी मौसी के ससुर पास की गंगा नदी में नहाने गए हुए थे। वो जगह उनके घर से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर थी। उसी दोपहर मौसी की बेटी अपने हाथ में इमली और थोड़ा नमक लेकर तालाब के किनारे चली गई। उसने अपने बाल खुले छोड़े थे, लंबे, काले, भीगे भीगे से बाल जो उसकी पीठ से नीचे तक झूलते थे। उसने अपने पैर तालाब के पानी में डाल दिए और वहीं बैठकर इमली खाने लगी। हवा एक अजीब ठंडक के साथ बह रही थी और उस वक्त पूरे तालाब के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। लेकिन जो मेरी मौसी की बेटी नहीं जानती थी वो ये कि उस बांस के पेड़ के नीचे बैठना, खासकर खुले बालों के साथ, तालाब के पुराने नियमों के खिलाफ था। एक ऐसा नियम जो वहाँ के बुजुर्ग जानते थे, लेकिन नई पीढ़ी को कभी बताया नहीं गया। करीब आधा घंटा वहाँ बैठने के बाद जब सारी इमली खत्म हो गई तो वो लड़की उठी और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। घर के अंदर सब सामान्य था। मौसी अब भी रसोई में थीं। उन्होंने मसालों की थैली में देखा तो हल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से पास वाले कमरे में गईं, जहां राशन का सामान रखा होता था। उन्हें मुश्किल से 8-10 सेकंड लगे हल्दी लाने में, लेकिन जब वो रसोई में वापस आईं, तो थाली से सारी मछलियां गायब थीं। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई बिल्ली अंदर घुस आई है, क्योंकि घर में देवरानी ने कई बिल्लियां पाल रखी थीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि मछलियां गर्म पानी में धुली हुई थीं और थाली भी भारी थी। कोई बिल्ली इतनी जल्दी वो सब नहीं ले जा सकती थी। कुछ घबराहट के साथ वो दूसरे कमरे में गईं और जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी बेटी पलंग पर बैठी थी, चेहरे पर अजीब सी हंसी और आंखों में एक शून्यता। उसके सामने वही सारी मछलियां पड़ी थीं और वो उन्हें बिना पकाए कच्ची ही खाने लगी थी, जैसे कि वो किसी जानवर में बदल गई हो। उसकी उंगलियों पर मछलियों का खून था और उसके होठों के पास मछली की कांटियां चिपकी हुई थीं। मौसी जोर से चीखीं, इतनी तेज कि घर के सारे लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। किसी को ज्यादा समझने में वक्त नहीं लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। तभी उसके दादा भी गंगा से स्नान करके लौट चुके थे। जैसे ही उन्हें बेटी की हालत पता चली, उन्होंने बिना देर किए पास में रहने वाले ओझा को बुलवा भेजा। ओझा ने जैसे ही घर में कदम रखा और लड़की को देखा, उनके चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने गुस्से में पूछा,
ये किसको उठा लाए हो घर में? दादा ने हैरानी से कहा। ये तो मेरी पोती है। ओझा बोले, नहीं, ये अब पूरी तरह से तुम्हारी पोती नहीं रही। इसे तालाब में बांस के पेड़ के नीचे बैठते हुए देखा था, खुले बालों में और इमली खाते हुए। उसी वक्त उस पेड़ पर रहने वाली आत्मा इसमें समा गई है। उसके बाद ओझा ने झाड़ फूंक शुरू की। कई बार लड़की के चारों ओर मिर्ची घुमाई, मंत्र पढ़े और उसे बार बार ताबीज से छुआ। लड़की बुरी तरह छटपटा रही थी, कभी जोर से चीख रही थी तो कभी जमीन पर खुद को पटक रही थी। उसके गले से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं, कोई महिला की, कोई जानवर की, और कभी कभी तो जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। करीब 2 घंटे बाद लड़की शांत हुई। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, न तालाब, न इमली, न मछलियाँ। ओझा जाते जाते बोले, बांस के पेड़ के नीचे कभी अकेले मत बैठो, और वो भी खुले बालों में नहीं। खासकर दोपहर के वक्त जब सूरज सिर पर होता है। वो समय आत्माओं का नहीं होता, लेकिन कुछ आत्माएं जो अपनी मौत के वक्त दोपहर में मरी थीं, वो उसी समय वापस आती हैं। इमली, खुले बाल, तालाब और बांस का पेड़, ये चारों एक साथ मिल जाएं, तो बंधन टूट जाता है, आत्मा को रास्ता मिल जाता है। ये दूसरी कहानी है जो मैं सुना रही हूँ। ये भी उतनी ही सच्ची है जितनी पहली थी। ये बात साल 2010 की है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। हमारी बुआ की अभी शादी नहीं हुई थी, वो हमारे ही साथ रहती थी। मई का आखिरी हफ्ता था, 28 तारीख की रात। गर्मी बहुत ज्यादा थी और घर में सभी लोग छत पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। करीब 11:20 बजे थे जब नीचे कमरे से फोन की घंटी बजी। सब चौंक गए क्योंकि इतनी रात को आम तौर पर कोई फोन नहीं करता था। बड़े पापा जल्दी से नीचे गए और फोन उठाया। उधर से बुआ की आवाज आ रही थी, वो रो रही थीं, सांसें टूटी बिखरी हुई, शब्द ढंग से निकल भी नहीं रहे थे। पापा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तब बुआ ने बताया, उनके पति की मृत्यु हो गई है। कैंसर था। आज रात उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। फोन के उस पार सिर्फ उनकी रुलाई सुनाई दे रही थी। पापा ने उन्हें ढांढस बंधाया, कहा, आप चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। उनका घर हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। उस जगह का नाम था वशेरी, एक पुराना गांव जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। वहां तक पहुंचने के 2-3 रास्ते थे, लेकिन रात के 12:30 बज चुके थे और पापा ने तय किया कि वो शॉर्टकट से जाएंगे। वो रास्ता रेलवे लाइन के किनारे किनारे जाता था, जहां बीच में एक लोहे का पुराना पुल भी आता था जिससे ऊपर की सड़क तक पहुंचा जा सकता था। पापा सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे मेरी मम्मी और बुआ थीं। पापा की उस दिन नाइट शिफ्ट थी, लेकिन जब ये खबर मिली तो वो ड्यूटी से जल्दी लौट आए थे। रास्ते में अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियां और दूर दूर तक इंसान की कोई आवाज नहीं। कहीं कहीं झींगुरों की आवाज या फिर किसी उल्लू की चीख उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। चलते चलते काफी देर हो गई।
पापा तो तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए काफी दूर निकल गए थे, लेकिन मम्मी और बुआ धीरे धीरे चल रही थीं। आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो पुल अभी तक नहीं आया था। मम्मी को शक होने लगा। उन्होंने रुककर बुआ से कहा, हम लोग इतनी देर से चल रहे हैं, लेकिन पुल अभी तक आया ही नहीं। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? मम्मी ने आवाज दी, भैया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त मम्मी के पास एक छोटा सा मोटरोला का मोबाइल फोन था। तभी फोन की घंटी बजी। कॉल बड़े पापा की थी। उन्होंने गुस्से में पूछा, इतनी देर से कहाँ हो तुम दोनों? मैं तो कब से पुल के पास खड़ा हूँ, मम्मी ने हैरानी से कहा। आप वहाँ कैसे पहुँच गए? हम लोग तो अब तक वहाँ पहुँचे ही नहीं, पापा ने कहा। जल्दी आओ, मैं यहीं रुका हूँ, कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मम्मी और बुआ ने फिर चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, बुआ को किसी ने जोर से पीछे से धक्का दिया। वो गिरने ही वाली थीं कि उन्होंने मम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी ने झट से उन्हें संभाला और बोली, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, अब तुम मेरा हाथ बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक चारों तरफ से एक अजीब सी तेज हवा का बवंडर उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी ने जमीन से हवा को चीर कर निकाल दिया हो। धूल और पत्तों का तूफान उनके चारों ओर घूमने लगा। आंखें खोलना मुश्किल हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने सिर झुकाए चलना जारी रखा। और तभी उनके पीछे से एक बहुत भारी डरावनी आवाज आई, आज तो तेरी संतोषी माता ने तुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। वो आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी, जैसे कोई अधजली आत्मा बोल रही हो। मम्मी कांप गईं, उनका पूरा शरीर थरथर करने लगा। उन्हें याद आया कि आज शुक्रवार था और वो हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखती थीं। उस दिन भी उन्होंने व्रत रखा था, बिना नमक और खट्टे चीजों के, विधिपूर्वक। बुआ तो बिल्कुल सुन्न पड़ गई थीं, उनकी सांसें तेज हो गई थीं। मम्मी ने उनका हाथ और कसकर पकड़ा और बोली, चलो, जितना तेज हो सके चलो, और पलट के मत देखना। वो लोग उस बवंडर को पार करते हुए चलती रहीं। थोड़ी देर बाद वो अजीब सी हवा बंद हो गई। माहौल एकदम शांत हो गया, लेकिन वो शांति किसी राहत की नहीं, बल्कि किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। और तभी दूर सामने से बड़े पापा की आवाज सुनाई दी, इधर आओ। वो सड़क के किनारे खड़े थे, वहीं जहां असली पुल था। जब मम्मी और बुआ उनके पास पहुंची, तो पापा ने पूछा, तुम लोग इतने समय कहाँ थे? मैं तो आधे घंटे से यहीं खड़ा हूँ। मम्मी कुछ नहीं बोली, बस पापा का हाथ पकड़कर चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ गईं। बुआ तो अभी भी कांप रही थीं, उनके होंठ थरथरा रहे थे। वो रास्ता, वो बवंडर, वो आवाज, सब कुछ जैसे एक डरावना सपना था। लेकिन वो सपना नहीं था और इसी वजह से वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर वो लोग जैसे तैसे उस लोहे के पुल तक पहुंच गए, लेकिन बुआ की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। जब सब काम निपटाकर घर लौटे तो हम सब लोग एक साथ बैठे थे। बुआ ने उस रात की बात बताई, उनके चेहरे पर अब भी वही डर ठहरा हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे, वहाँ एक लाल पुल आता है। उस लाल पुल को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता है कि वर्षों पहले वहां दर्जनों बच्चों की बलि दी गई थी, और बाद में जो भी उस रास्ते से गुजरता, वो या तो लौट कर नहीं आता या उसका दिमागी संतुलन खो जाता। कई लोगों ने वहां आत्महत्या भी की थी।
बुआ ने कहा कि जैसे ही उन्होंने लाल पुल पार किया, उन्हें एक अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई मांस की, और एक पल को सब कुछ सुन्न हो गया। चारों तरफ बस सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी खींच। तभी किसी ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा, अब तू लौट नहीं पाएगी। लेकिन वो लोग संतोषी माता का व्रत रखे हुए थे, शायद उसी पुण्य के कारण वो बच निकले। अब मैं तुम्हें तीसरी घटना सुनाती हूँ। यह तब की बात है जब मैं 12 साल की थी। एक रात में मेरे पापा, भैया और दादी मिलकर मेरी दादी के भाई के घर गए थे। वहाँ हंसीम जात में वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 12:30 बज गए। घर वापसी का समय था। दादी के भाई ने मना किया कि इतनी रात को मत जाओ, लेकिन हम सब आराम से उस रास्ते पर चलते रहे क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था। लेकिन उस रात कुछ और ही लिखा था हमारी किस्मत में। हमने रेलवे लाइन के किनारे वाला रास्ता चुना क्योंकि सीधा रोड बहुत लंबा पड़ता। रास्ते में मेरे दादाजी के भाई का रेलवे ऑफिस भी पड़ता था। उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और हमेशा वहां चमगादड़ उल्टे लटके रहते थे। कहते हैं उस पेड़ में कुछ है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस पीपल के पेड़ के पास से एक पतली सी गली जाती थी जो जंगल की ओर मुड़ती थी। वही हमारी शॉर्टकट थी। हम उस पतली पगडंडी से निकलकर रेलवे ट्रैक के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मैंने जंगल की ओर देखा और मेरी रूह कांप गई। वहाँ एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक करीब 8 से 9 फीट लंबा आदमी खड़ा था। नहीं, वो इंसान नहीं था। उसकी बनावट तो इंसानों जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला, बिना आँखों के, और सिर पर 2 घुमावदार सींग। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक ओर झुकी हुई थी, जैसे वो हमें देख रहा हो। रेलवे ट्रैक पर लगी पीली लाइट उसकी छाया को और डरावना बना रही थी। वो हिल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें हमारे गले में अटक रही हों। मैंने हंसी में बड़े पापा से कहा, बड़े पापा, वो देखो सींग वाला आदमी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उधर देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बिना कुछ बोले उन्होंने मुझे गोद में उठाया, दादी का हाथ पकड़ा और भैया को खींचते हुए तेजी से दौड़ने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो तो दूर ही खड़ा है, लेकिन पापा ने कुछ नहीं कहा। हम जितना तेज भागते, हवा उतनी तेज चलने लगती। पीछे से किसी की सांसों की आवाज आने लगी, गहरी, ठंडी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। हम लगभग दौड़ते हुए रेलवे ऑफिस के पास पहुंचे, लेकिन तभी एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे जमीन हिल रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सींग वाला आदमी अब रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके सिर से धुआं निकल रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, एक आवाज जो सीधी छाती में लगती थी। बड़े पापा ने गेट को जोर से खटखटाया और अंदर से एक बूढ़े अंकल ने दरवाजा खोला। हम सब अंदर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात हम वहीं रुके। मेरी दादी पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ती रहीं। सुबह जब हम घर लौटे तो पीपल के पेड़ के नीचे एक चूड़ियां पड़ी थीं, टूटी हुई, लाल रंग की, जैसे किसी ने वहां रात गुजारी हो। बड़े पापा ने कभी उस रात की बात किसी से नहीं की, लेकिन मैं आज भी वो चेहरा नहीं भूल पाई, बिना आँखों वाला, सींगों वाला वो प्राणी। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए होते हैं, रात को वो किसी और के हो जाते हैं। बेटा, वो कुछ नहीं है। बस तुम कोई आवाज मत करना, चुपचाप मेरे कंधे पर सिर रख के सोती रहो। ये कहते हुए बड़े पापा की सांसें थरथरा रही थीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली।
दादी को भी कुछ नहीं सूझा, लेकिन जैसे ही पापा ने उनका हाथ पकड़ा, वो भी दौड़ने लगी। पीछे से कोई भारी भारी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जमीन पर सींग घसीट रहा हो। हम दौड़ते हुए एक झाड़ी के पीछे छिप गए, लेकिन कुछ पल बाद ही वो परछाई हमारे पास मंडराने लगी। अब वो शैतान हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। बड़े पापा ने झटपट हमें उठाया और रेलवे लाइन के दूसरी तरफ दौड़ पड़े। वहां से एक मालगाड़ी खड़ी थी, हम उसी के नीचे से रेंगते हुए पार हुए। गाड़ी के नीचे से जाते वक्त मैंने दो चमकती आंखें देखी, बिल्कुल मेरे सामने रेल के नीचे, जैसे कोई वहां लेटा हमें देख रहा हो। लेकिन बड़े पापा ने मुझे खींच लिया और हम रोड पर आ गए। जब हम सड़क तक पहुंचे, तब जाकर बड़े पापा की जान में जान आई। उन्होंने हमें कसकर गले से लगा लिया, लेकिन चेहरे पर अभी भी डर साफ दिख रहा था। मैंने पूछा, पापा वो क्या था? लेकिन वो बस बोले, कुछ नहीं, शायद कोई पेड़ था। हवा में हिल रहा था, पर उनके कांपते होठों ने सच छुपा नहीं पाया। मैंने बहुत सालों तक ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन एक दिन आपके चैनल पर मैंने बिल्कुल वैसी ही एक कहानी सुनी, सींगों वाले शैतान की। तब मुझे यकीन हो गया कि वो रात कोई भ्रम नहीं था। वो जो कुछ था वो असली था, और उस जंगल में बहुत से लोग मारे भी गए हैं। लोग कहते हैं वो सब सुसाइड करते हैं, लेकिन शायद वो आत्महत्याएं नहीं, बलिदान थे, उसी सींगों वाले के लिए। अब मैं आखिर की ऊपर खींची पानी में कुछ भारी चीज थी। उन्होंने दोबारा ध्यान से देखा तो चीख निकल गई। मामा की लाश कुएं में तैर रही थी। आंखें खुली हुई, होंठ सूजे हुए, जैसे मरते समय बहुत कुछ कहना चाह रहे हों। घर में कोहराम मच गया। सब दौड़े आए, रोना चिल्लाना। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसी दिन मामा के पापा भी घर लौटे। जैसे ही उन्होंने बेटे की लाश देखी, घुटनों पर गिर पड़े, हे शिव, तूने ये क्या कर दिया? लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और वहीं जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। आंखें बंद कर लीं, होंठ कुछ बुदबुदाने लगे। करीब 15 मिनट बाद जब उन्होंने आंखें खोली, वो रो रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात बाबू ने पानी मांगा था न? उन्होंने कहा, हाँ मांगा था, लेकिन बकरियों के काम में फंसी रह गई। उस साधु पिता ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और बोले, एक छोटी सी गलती ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मामा की चिता जलाई गई तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही अग्नि दी गई, हवा चलने लगी, तेज कांपती हुई हवा। पास के पेड़ हिलने लगे और चिता से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो इंसानी नहीं थी और सबने सुनी। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि शायद आत्मा मुक्त नहीं हुई। उस रात कुएं के पास से कुत्ते भौंकते रहे और मेरी मम्मी ने बताया कि सुबह उसी कुएं के पास खून की एक पतली सी लकीर मिली जो कुएं से आंगन तक खींची थी। और सबसे डरावनी बात, अगले ही दिन उसी आंगन के कुएं से पानी निकालते वक्त उनकी चाची को किसी ने नीचे से खींचा। उनका हाथ नीला पड़ गया और जब उन्हें होश आया, उन्होंने कहा, किसी ने कहा मैं प्यासा हूँ। मामा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, किसी ने उन्हें बुलाया था। शायद उसी कुएं में कुछ था, कुछ प्यासा, कुछ जो हर रात एक नई आत्मा चाहता था। उस दिन की सुबह अब भी मेरी माँ को आज तक याद है। वो कहती हैं कि अगर उस रात उन्होंने जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद एक मासूम जान बच सकती थी। बात बहुत पुरानी है, लेकिन दर्द आज भी उतना ही ताजा है। मामा की उम्र महज 12 साल की थी। उस रात उन्होंने अपनी माँ से पीने को पानी मांगा था। दिन भर के थकान के बाद और खेत में काम करने के बाद उनका गला सूख चुका था।
लेकिन उनकी माँ उस समय बकरियों को अंदर बांधने में लगी हुई थीं और उन्हें याद ही नहीं रहा कि बेटे ने पानी मांगा था। उन्होंने कहा, थोड़ी देर में देती हूँ बेटा, लेकिन वो काम में उलझ गईं और मामा प्यासे ही सो गए। सुबह जब कुएं में उनका शव मिला, नजरें खुली हुई, चेहरा शांत लेकिन अजीब तरीके से पीला पड़ा था, तो पूरा गांव सन्न रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तब उनके पिताजी, जो एक साधु प्रवृत्ति के तपस्वी इंसान थे, घर पर मौजूद थे। बेटे की लाश देखकर उनकी चीख फूट पड़ी, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ कहे बिना घर के भीतर चले गए और घंटों ध्यान में बैठे रहे। जब वो बाहर आए तब उन्होंने वो कहा जो सबको अंदर तक हिला गया। उन्होंने कहा, रात के 2:30 बजे तुम्हारा रूप लेकर एक छलावा उसके पास आया था। वही चेहरा, वही आवाज, वही चाल, लेकिन आत्मा नहीं थी। छलावे ने उसे नींद से जगाया और कहा, बेटा पानी देना भूल गई हूँ, चलो साथ में कुएं तक। वो मासूम बच्चा समझ ही नहीं पाया कि वो जिसकी शक्ल में आया है वो उसकी माँ नहीं है। वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया और जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उस छलावे ने उसे नीचे धकेल दिया। सुनते ही माँ की चीख निकल गई, नहीं नहीं, मैं कैसे भूल गई, मेरी ही वजह से। उन्होंने मामा की निर्जीव देह को अपनी गोद में लिया और फूट फूट कर रोती रहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव की औरतें उन्हें संभालने लगीं, लेकिन वो बार बार बस यही दोहराती रहीं, मैंने पानी नहीं दिया, मैंने पानी नहीं दिया। गांव के बुजुर्गों का कहना है, रात में कोई प्यासा नहीं सोना चाहिए, और अगर कोई भी रात में आपसे पानी मांगे तो हमेशा अपने घर के भीतर ही देना चाहिए। बाहर जाकर पानी देना मना है, क्योंकि बहुत बार वो मांगने वाला कोई इंसान नहीं होता। उसके बाद उस कुएं से किसी ने पानी पीना बंद कर दिया। कई सालों तक वहां सिर्फ मिट्टी डलवाकर बंद करवा दिया गया, लेकिन हादसों का सिलसिला नहीं रुका। रात के 2:30 बजे उस कुएं के पास कई लोगों ने किसी महिला की परछाई देखी जो किसी को पुकार रही होती थी, बेटा चलो पानी पी लो, मैं भूल गई थी। एक बार तो गांव का ही एक लड़का जो बाहर से पढ़ाई करके लौटा था, रात को वही आवाज सुनकर बाहर चला गया। उसके कमरे में उसका मोबाइल रिकॉर्डिंग पर था। अगली सुबह वो लड़का तो मिला, लेकिन बेहोश, और उसका मुंह सूखकर सफेद पड़ चुका था। जब मोबाइल देखा गया तो उसमें सिर्फ इतना रिकॉर्ड हुआ था, हाँ माँ चलो, प्यास लगी है, और फिर एक अजीब सी खरोंचने वाली आवाज आई, जैसे कोई गीले पत्थरों पर नाखून रगड़ रहा हो। इसके बाद उस परिवार ने घर ही छोड़ दिया। उस घटना के बाद गांव के हर घर में ये बात लौह लेख की तरह लिख दी गई, रात में प्यासा नहीं सोना, और किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना, चाहे वो माँ की हो, बहन की हो या किसी अपने की। रात के 2:30 बजे हर चेहरा शक के लायक होता है। आज भी जब मैं उस कुएं के पास से गुजरती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है जैसे कोई फुसफुसाता है, तुमने कभी पानी मांगा है रात में, और मैं तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ती हूँ। कभी कभी लगता है शायद माँ की एक भूल से सिर्फ एक जान नहीं गई, कोई दरवाजा खुल गया जिससे कुछ ऐसा निकल आया जो हर रात किसी को अपनी प्यास से बुलाता है।